Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. We were doing history, chapter second, new kings and kingdoms, and in this topic we have covered few In this chapter we have covered few topics. Today we have to pick up the topic splendid temples and bronze sculpture, यानी कि भव्य मंदिर और कांसे की जो मूर्ति थी उनकी कला. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft productions. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it: priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social, and cultural life as well. Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world, while most images were of deities. Sometimes images were made of devotees as well. अब जरा इस मंदिर की तरफ देखो, कितना भव्य विशाल ये मंदिर लग रहा है. ये बहुत पुराना मंदिर है. अब उस टाइम पर लोगों ने कैसे किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया होगा, इससे हम जान सकते हैं कि जो हमारे संस्कृति है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही वास्ट है और बहुत ही अच्छी है. तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए थंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के जो बड़े मंदिर स्थापित किए गए थे, मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं. मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा एक स्प्लेंडेड जो कहना चाहिए मंदिर बने हुए हैं. चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे. ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे. ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे. इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे, जैसे कि वहाँ के पुरोहित, पुजारी, मालाकार, बावर्ची, वहाँ की साफ सफाई करने वाले और संगीतकार, नर्तक. दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे. मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम. कांस्य का मतलब था ब्रॉन्ज. अब चोल जो थे, कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं. यानी चोल साम्राज्य के दौरान जो बनाई गई ब्रॉन्ज की स्कल्पचर थे, मूर्तियां थी, वो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो देवी देवता की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं उनके भक्तों की भी बनाई जाती थी. अब यहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से बनाया गया है. ये एक एक चीज़ का ध्यान दिया गया है यहाँ पर. कितना ही फाइन आर्ट के थ्रू इसको बनाया गया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई. Many of the achievements of the Chola were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into a Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब चोल जो राजा थे, उनकी कई उपलब्धियां कृषि में या कृषि के क्षेत्र में संभव हुई, उनके माध्यम से संभव हुई. गौर कीजिए कि कावेरी नदी जो हमने पढ़ा था अभी, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती थी. और ये छोटी छोटी नदियाँ बार बार पानी उछालती हुई अपने किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी. उनके शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञ चावल की खेती के लिए जो ह्यूमिडिटी होना चाहिए, आर्द्रता यानी कि नमी होना चाहिए, वो मुहैया कराता था. हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही उस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी. कुछ इलाकों के जंगलों को साफ किया जाना था
कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टा क्षेत्र मैं आपको पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी में डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्षेत्र जो होते हैं बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर चलता है, यानी कि हम यहाँ पर अपने यहाँ पर रबी खरीफ 2 जो फसल होती हैं, साल में 2 फसलें उगाते हैं मेनली हम लोग। कई जगहों पर in many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas wells were dug. In other places huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these work and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers, as well as people living in villages, took an active interest in these activities. कई जगह पर फसलों की सिंचाई आर्टिफिशियल तरीके से करी जानी जरूरी थी। सिंचाई के लिए कई सारी पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कई जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। ध्यान रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती थी, यानी कि एक प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, यानी कि दूर दराज के इलाकों में सबके पास तक पानी कैसे पहुंच जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन जो एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थीं, उनमें सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल बी डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एम्पायर. Till then, take care. Bye bye.